नमस्कार बच्चों। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कितने टाइप के सेल्स हैं। आज उसके फंक्शन भी हो चुका था। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल लेंगे बेसिकली, लेकिन उसके पहले उसके साइज और शेप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर ज़रूर करें। आइए टॉपिक पे। आज सबसे पहले शेप की बात करते हैं कि जो सेल है, सेल का शेप क्या होता है। आमतौर पर सेल का शेप कहा जाए तो राउंडेड होता है। राउंड शेप का सेल होता है। तो राउंड का मतलब यहाँ बाल, स्फीयर लाइक, सिंपली अगर कहें तो राउंड कम स्फीयर सब ज़्यादा अच्छा है। तो शेप राउंड या स्फीयर होगा। तो इसका मतलब इस शेप से भी अगर चेंज हो रहा है शेप, तो इस पे किसी न किसी साइड से प्रेशर, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही शेप चेंज होने की बात की जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आमतौर पर शेप क्या होता है, या तो वेरिएबल होगा या नॉन वेरिएबल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये यूनिसेलुलर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर शेप जो है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दो तरह के हो सकते हैं। वेरिएबल हो सकता है और नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब जो समय के साथ अपने शेप को चेंज करता रहे, ऐसा ऑर्गेनिज्म तो अमीबा आप लोग वाली बात पढ़ चुके हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्रोटोजोआ में। लेकिन वहीं बैक्टीरिया में आमतौर पर शेप को चेंज करना नहीं होता है। वहाँ पे फिक्स शेप होता है, बिकॉज दे हैव अ पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई सेल वॉल रखते हैं। ये आपने पढ़ा है। इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं। और जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी तो उसमें भी मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल फिक्स शेप वाले होते हैं। लेकिन कुछ एक दो सेल ऐसी हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। उसमें बेसिकली WBC फैगोसाइट्स वगैरह आते हैं। WBC जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये अपना शेप चेंज करते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन मान के चलिए आप। तो राउंड शेप से किसी भी शेप को जैसे जैसे आप प्रेशर करेंगे, बगल वाली सेल्स जो प्रेशर डालती हैं उसकी प्रेशर के कारण इनमें क्या होता है, पॉलीगोनैलिटी डेवलप हो जाती है, अर्थात बहुत सारे फैसेट्स का निर्माण हो जाता है। इस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से जब इस पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, जो राउंडेड था अब वो दब जाने के कारण एक तरह से शेप अपना चेंज करेगा और क्या बना लेगा, फैसेट या एक फेस का निर्माण करेगा। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं। पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा उसके आसपास की सेल्स के द्वारा प्रेशर कितना क्रिएट किया जा रहा है। ठीक, तो अभी तक हमने समझा कि शेप जो है ऑर्गेनिजम्स में, सेल्स के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फिक्स होता है। मैक्सिमम क्या होता है, फिक्स होता है। नॉन फिक्स वाले में सिर्फ एक वेरिएबिलिटी शो करने वाला क्या था, सिर्फ एक था, दैट इज WBC। ठीक है। और जब शेप चेंज होगा तो कोई भी शेप धारण कर सकते हैं। कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें शेप बेलनाकार हो सकता है, स्पिंडल शेप हो सकता है, ओवल तो होता ही है, या कह सकते हैं स्टार लाइक भी हो सकता है। अब ये जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इन दोनों के अलावा जो अन्य शेप धारण करने वाली सेल्स दिखाई देती हैं नेचर में, वो वेरिएशन जो है उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि उनको फंक्शन किस तरह का करना है। मीन्स अगर हम ये कहें शेप का निर्धारण कौन करता है, उस सेल का फंक्शन करता है। उसको किस प्रकार की फंक्शन करना है यह डिसाइड करता है कि उस सेल का शेप क्या होगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन करने वाली सेल हमारी बॉडी में जो कम्युनिकेशन करती है, इसके पहले आपने नर्व सेल का नाम सुना है। वो एक जगह से दूसरी जगह तक करंट के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। और हमारे घर में भी देखते हैं करंट कैसे पहुंचता है, वायर के द्वारा पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह।
पंखे में कनेक्ट होता है, पंखा चलने लगता है। बल्ब से कनेक्ट होता है वायर के द्वारा, वहाँ बल्ब भी जलने लगता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो सेल इस्तेमाल होती है, उस सेल का नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल। तो उसका शेप क्या होता है, उसकी एक बॉडी होती है थोड़ी सी, तो उस पर से बहुत सारे धागे या प्रोसेस निकले होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको एक्सॉन डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो प्रोसेस निकले होते हैं। इस तरह से ये सेल क्या है, अपने आप को धागे के समान बना लिया है, ठीक है। स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, धागे जैसी संरचना। तो ये धागे जैसी संरचना अगर बना लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है शेप कैसा होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपने देखा, सेल का जो शेप है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, साइड में जो सेल्स हैं उसके दबाव पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि कई और भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मेजर ये दो ध्यान रखेंगे। तीसरे में आप जो है सरफेस टेंशन को भी ले सकते हैं। सरफेस टेंशन भी डिसाइड करता है कि सेल का शेप क्या होगा, ठीक है। ये तो एस्पेक्ट था शेप के बारे में। और बात करेंगे अब साइज की, तो साइज के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी सेल्स हैं जो विभिन्न प्रकार के साइज को शो करते हैं। कुछ तो बहुत बड़ी सेल होती हैं, कुछ बहुत छोटी सेल होती हैं। सेल की साइज की जब बात करेंगे तो सबसे छोटी सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपीएलओ, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया था। ये माइकोप्लाज्मा सेल होती है, बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसको ध्यान रखिए। तो पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। साइज के हिसाब से देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट। एनिमल में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच का एग बोल देते हैं हम लोग, ऑस्ट्रिच एग या एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा साइज है एनिमल में। प्लांट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट में बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन विशेष रूप से जो उसका एल्गी का ग्रुप है उसमें एक नाम आता है, इसको ध्यान रखना होगा, एसिटाबुलेरिया। एक एल्गा है जिसकी साइज जो है काफ़ी बड़ी होती है, माना जा सकता है ये लगभग 12-14 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। ये तो बात थी साइज। अब आमतौर पर अगर हम ग्रुप की बात करें, किस ग्रुप में क्या साइज का रेंज होता है, तो साइज की रेंज अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स को जब पढ़ा रहे थे उस समय बताया गया था प्रोकैरियोट्स में, तो इसकी साइज जो होती है आपकी यूकैरियोट सेल्स की तुलना में स्मॉलर होती है। मीन्स यूकैरियोटिक सेल की साइज छोटी होती है प्रोकैरियोट्स की देन यूकैरियोट की साइज की, ठीक है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। ये 10 माइक्रोमीटर से अबव होता है और ये 10 माइक्रोमीटर से नीचे होता है। और यहाँ पर आपने पीपीएलओ का पढ़ा होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर साइज होती है, और इसके बीच में 2 के ऊपर आपके अन्य प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ऐसा आपने पहले पढ़ा है। ये तो सब सिंपल साइज की बात हो गई। यहीं पर एक और चीज़ समझिए, जब साइज बढ़ता है तो साइज के साथ बढ़ने के साथ वॉल्यूम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सरफेस जो होता है उस अनुपात में नहीं बढ़ता, वॉल्यूम जो है ज़्यादा बढ़ता है। अगर सेल की साइज इतनी बड़ी हो जाए तो सरफेस जिस रेशियो में बढ़ेगा, एक बाल है, बड़ी बाल है, तो उसका सरफेस तो क्या है, निश्चित है, लेकिन वॉल्यूम उस सरफेस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण मैटर का डिफ्यूज़न नहीं होता। इसलिए कोई भी सेल बहुत बड़ी नहीं होना चाहती है। अगर बहुत बड़ी होती है तो उसमें कुछ एडाप्टेशन होते हैं, जैसे उसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल बन जाते हैं, तो क्या होगा, जो मैटर है साइड में आ जाता है, जिससे मैटर का आवागमन आसानी से हो जाए, बीच में एयर भर जाएगी। इस तरह के एडाप्टेशन शो करेगा। बड़ी सेल तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और इस तरह के चेंजेस हों, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेल क्या करती है, वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है उसको बैलेंस रखने के लिए सेल बीच से डिवाइड हो जाती है, फिर अपने आप को छोटी कर लेती है। इसी वजह से सेल डिवीजन होता है बार बार, ठीक है। और इस सेल डिवीजन प्रॉपर्टी को और भी इस्तेमाल किया जाता है इन द रिप्रोडक्शन। बट अगर साइज आप सेल की बहुत बड़ी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में बहुत बड़ा स्पेस होगा या कुछ न कुछ मैटर उसमें कलेक्ट किया गया होगा, जो कि पूरे प्रोटोप्लाज्म को किसी न किसी साइड में ढकेल देगा, जिससे कि आवागमन मैटर का आसानी से उसमें हो सके। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल्स।
तो कंपोनेंट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं बाहर एक्सटर्नल कवरिंग, क्योंकि आपने पढ़ा था जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था कि कोई भी सेल होगी वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट से जब तक सेपरेट नहीं की जाएगी तब तक उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। मीन्स वो सेल आप नहीं कह सकते हो। इसलिए सबसे पहले तो कवरिंग एक आएगी। मीन्स सेल के कम से कम 2 मेजर पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक मेजर पार्ट्स क्या हो गया आपका कवर होगी, कवरिंग। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, जो कवरिंग के अंदर लिविंग मैटर भरा पड़ा है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स का कोलाइडल स्ट्रक्चर बोला था उस समय। जो केमिकल्स अंदर भरा हुआ है उसको नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको पुरकेंजे ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसने करी थी, पुरकेंजे ने, इसके बारे में बताया गया था। तो प्रोटोप्लाज्म होता है और दूसरा पार्ट क्या हो गया, कवरिंग हो गई। ठीक, इस तरह से मिनिमम एक कवरिंग की आवश्यकता होगी, उसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म रहा हो। तो जो मिनिमम कवरिंग होती है आप सभी लोग जानते हैं, सबसे अंदर की तरफ से अगर शुरू करते हैं तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहली कवरिंग है जो कि प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है बाय एनवायरनमेंट से। लेकिन कई बार क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी आवश्यकता अनुसार और भी कवरिंग सेल्स रखती हैं। तो उसमें आएगा आपका सेल वॉल, जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा भी था। बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है। इसी तरह से आपने इसके पहले भी बहुत बार पढ़ते चले आए हैं कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही फंजाई के बारे में पिछली क्लास में चर्चा किया था, उसमें काइटिन पाया जाता है। ठीक, तो मीन्स एक हो गई सेल वॉल और एक हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, मिनिमम कम से कम एक आउटर कवरिंग की आवश्यकता ही है, बगैर इस कवरिंग के कोई भी सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें कम से कम ये स्ट्रक्चर तो पाया ही जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और भी कवरिंग हो सकती है। तो पहली कवरिंग हो गई सेल वॉल, जो इसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, और फिर इस तरह इसको पहला नंबर देते हैं, दूसरा और तीसरा में भी कुछ केसेस में सेल वॉल के बाहर भी कवरिंग पाई जाती है, और विशेष रूप से ये बैक्टीरिया में मिलता है। ये जो तीसरी कवरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। या तो कैप्सूल मिलेगा या कैप्सूल नहीं होगा, जो हार्ड स्ट्रक्चर बताया गया था, तो क्या मिलेगा, म्यूसिलेजिनस मिलेगा, या इसकी जगह पे म्यूसिलेजिनस सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी कवरिंग हो गई। कम से कम इन तीन में से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, हो सकता है तीन के तीनों मिले, नहीं तो इन दोनों का प्रेजेंट होना मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आउटर कवरिंग हो गई। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर भरा होता है, जिसमें सभी लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं। जितने भी प्रकार की लाइफ प्रोसेस होती हैं जिसके कारण जीवन उत्पन्न होता है, वो सब कहाँ पर टेक प्लेस होता है भाई, प्रोटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म एक्टिव जगह है, तो ये भी एक्टिव, लेकिन ये सभी प्रकार की जो कही जाती हैं कि सेल के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट हो सकते हैं, माने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आज हम सिर्फ इन कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे और फिर प्रत्येक कंपोनेंट्स का अगली क्लास से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सेल के कंपोनेंट एक तो हो गया एक्सटर्नल कवरिंग, और दूसरी जो है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। ध्यान से समझना, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रासबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। एक उन्होंने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरे को उन्होंने कहा साइटोप्लाज्म। नेचर से प्रोटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम तो एक मेम्ब्रेन ने कर दिया था, आपको पता है। उस मेम्ब्रेन का नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम था। अब यहाँ पे
जो सेल के अंदर मैटर भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड करना है। एक को न्यूक्लियोप्लाज्म कहना है, एक को साइटोप्लाज्म कहना है। ठीक है। अगर ये सेल है तो इसके सेंट्रल भाग को अगर हम फिर एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें ऐसे, ठीक, तो क्या होगा, अंदर का एक भाग अलग हो जाएगा और बाहर का एक भाग अलग हो जाएगा। ठीक है। ये जो अंदर वाला भाग है इसको उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो अलग करने वाली मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। ये खास विशेषता होती है किसकी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसकी, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा ग्रुप में भी एक प्रॉपर्टी होती है, मिलती है। ठीक है, वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में भी यही प्रॉपर्टी पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल ही होते हैं। अब इस यूकैरियोटिक सेल में ये सबसे बाहर की तरफ हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक। तो न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा पूरे प्रोटोप्लाज्म को दो खंड में कह सकते हैं, दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक आउटर पार्ट हो गया और एक इनर या कोर पार्ट हो गया। ठीक है ना। इनर या कोर पार्ट में जो अंदर लिक्विड मैटर भरा हुआ है इस मेम्ब्रेन के, उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया। उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया। और जो इसके बाहर भरा हुआ मैटर है इसको हमने क्या कहा बेटा, साइटोप्लाज्म कहा। ठीक है ना। इस तरह से प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देने का काम हुआ स्ट्रासबर्गर के द्वारा। तो बाहर ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर एनवेलप और बाहर की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच जो भी कुछ भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म को हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है उसको नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह से इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। अब इन दोनों ही पार्ट्स के बारे में अलग से आइए जानते हैं, किसमें कितना पार्ट होता है, इसके कौन कौन से और कंपोनेंट्स हैं मेजरली, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म को ही ले लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर भरा हुआ वो भी लिक्विड टाइप का है, उसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उस धागे जैसी संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो। ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आमतौर पर क्या, क्रोमैटिन। बेहतर होगा इस तरफ देखा जाए, क्रोमैटिन। ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अर्थात डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं यहाँ पर, डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मीन्स जो उसमें भरा हुआ लिक्विड मैटर है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, जो लिक्विड मैटर है। ठीक है, उसको ग्राउंड सब्सटेंस कहेंगे, या इसी को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म का। कह लीजिए जैसे यहाँ पे साइटोसाल बनता है, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोसाल हो गया। ठीक है। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस के ही नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का एक पार्ट ये हो गया, या कह लीजिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म का कम न्यूक्लियस कह सकते हैं आप। तो न्यूक्लियस की एनवेलप हो गई बाहर की तरफ, एक पार्ट इसका ये भी हम लिख सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप सबसे बाहर की तरफ, उसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। और फिर उस लिक्विड में धागे फैले हुए हैं, उस धागे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। ठीक। और इस क्रोमैटिन के अलावा वहां पर एक डेंस, बहुत ही सॉलिडिफाई कह सकते हैं या जेली लाइक कह सकते हैं, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस होता है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है आरएनए की सिंथेसिस करता है, जिसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस का काम किया जाता है। ये जो है राइबोसोम का पार्ट होता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है आगे चल के। ठीक है। इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस में होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस इसका नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप। अब इसको इन सभी को मिला दिया तो हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस, इस पूरे पार्ट को जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियस है। अर्थात न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर एनवेलप, ग्राउंड सब्सटेंस, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। और ये क्रोमैटिन आगे चल करके जब सेल डिवीजन होता है, यही कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या बनाएगा ये आगे चल के? क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमैटिन डीएनए आरएनए जो है, इसमें से सिर्फ डीएनए जो कि क्रोमैटिन है, क्या है? इस क्रोमैटिन के साथ आरएनए मिलता है, लेकिन क्रोमैटिन का पार्ट आरएनए नहीं माना जाता, सिर्फ डीएनए ही क्रोमैटिन का पार्ट है। अब ये क्रोमैटिन डीएनए प्लस इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसको आपको पहले ही बताया हूं, ठीक है ना। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए सब स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, जो मैंने बताया था वहाँ धागा जो है लपेटा जाता है, वो धागे का लपेटने वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स। ये इतने कंपोनेंट्स मिलकर के क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं, और स्कैफोल्डिंग प्रोटीन के कारण ही जब ये मैक्सिमम कंडेंस्ड हो जाता है तो उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस कंपार्टमेंट, जिसमें न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ऐसे में आपने अभी तक जाना कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सेल के अंदर सेंटर में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा घिरा होता है। न्यूक्लियर एनवेलप के अलावा उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन और क्रोमैटिन के अलावा दूसरे भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियोलस वगैरह आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, कुछ और मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी चर्चा यहाँ पे करना ठीक नहीं। अभी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा किया जा सकता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं आगे जब क्लासेस बढ़ेंगी तो वहाँ पर और डिटेल में स्टडी की जाएगी। न्यूक्लियस सेल का जितना भी कंट्रोल सिस्टम होता है, जो भी सेल को करना है, जो भी कुछ उसमें होता है, उन सारी चीज़ों को कराने का काम करता है। ये मास्टर माइंड होता है। सेल का जो भी वर्क है, जो भी फंक्शन है, उसको कौन करने के लिए कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने पढ़ा है क्या? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी अगर हम इसी तरह से डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको मेजरली दो मेजर हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्टिव पार्ट और दूसरा इनएक्टिव पार्ट। एक एक्टिव पार्ट और दूसरा इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट्स का मतलब जिसमें कंटिन्यूअस कुछ फंक्शन या उसका एक शेप रखता है अपना साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसमें परिवर्तन बराबर दिखाई देता है, वो डायनेमिक होते हैं। इनका नेचर क्या होता है? डायनेमिक होता है। ये क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं। मीन्स इनमें समय के साथ कुछ वहाँ पर होती हुई घटनाएं दिखती हैं, कुछ में कुछ चेंजेज आते रहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्टिव पार्ट होते हैं, और दूसरे इनएक्टिव पार्ट हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एक बार बन गए तो वैसे ही पड़े हुए हैं। मीन्स वो इनएक्टिव होते हैं, या कह सकते हैं इनर्ट पार्ट हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एक्टिव पार्ट में जो है हम इसको भी दो खंड में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि अपने चारों तरफ मेम्ब्रेनस शीथ रखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स रखते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन होते हैं उनको रखते हैं। तो इनके चारों तरफ क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। ये सेल ऑर्गेनेल है,
ऐसे सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। दूसरे ऐसे सेल ऑर्गेनल क्योंकि एक्टिव जो भी होते हैं, जो भी डायनेमिक होते हैं, उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। किसके अंतर्गत आते हैं भाई? एक्टिव पार्ट के अंतर्गत आते हैं। एक्टिव पार्ट, किसका एक्टिव पार्ट? साइटोप्लाज्म का एक्टिव पार्ट है, जिसके अंतर्गत मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ऐसे सेल ऑर्गेनल या एक्टिव पार्ट जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन एक्टिव पार्ट में स्टोरेज मैटर आते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर आते हैं, और कुछ सिक्रीटरी मैटर आते हैं, जिनका सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से साइटोप्लाज्म में ये एक पार्ट हो गया इनएक्टिव पार्ट में। और इनएक्टिव पार्ट का एक हिस्सा और भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है कोलाइडल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़े होते हैं। इसमें जैसे भी स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट बार बार जुड़ करके बड़ी लंबी श्रृंखला बनाता है और बड़ा मैटर बन जाता है, बड़ी साइज होती है। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी ऐसे ही होते हैं आमतौर पर, और सिक्रीटिव प्रोडक्ट भी होते हैं। ये सब कोलाइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। कोलाइड क्या होते हैं? काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर या वाटरी सोल्यूशन में डिजॉल्व किए जाते हैं, तो ये सब कोलाइड कहलाते हैं। तो इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। ठीक, इसलिए हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन दूसरा इनएक्टिव पार्ट्स एक और ऐसा होता है जो होमोजिनस पार्ट्स का डेवलपमेंट करता है, जिसमें आपका मेजरली कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस ट्रू सॉल्यूशन को बनाने वाले पार्ट्स जो होते हैं, सिंपल अगर भाषा में कहें तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। इसमें आपके जितने भी आयन होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? आएंगे। मीन्स ऐसे कंपोनेंट्स जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, उनमें डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे पार्ट्स को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें वाटर भी 90% इंक्लूड होता है। तो उस वाटर में जो भी कुछ डिजॉल्व होते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। उसी पार्ट को, मीन्स जो ट्रू सॉल्यूशन बना है उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोसॉल। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोसॉल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का एक पार्ट ये हो गया साइटोसॉल। क्या हो गया? इनएक्टिव का एक पार्ट साइटोसॉल होगा जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, और इनएक्टिव का एक पार्ट क्या होगा? जो सस्पेंशन बनाएगा। मीन्स कोलाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो कोलाइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। वो सस्पेंडेड होते हैं। जब वाटर बनाते हैं, वाटर में डिजॉल्व किया जाए, कुछ चीज़ें उसमें तैरती रहती हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तैरते रहते हैं, उनको हम सस्पेंशन बोलते हैं। मीन्स अगर हम इनएक्टिव पार्ट को कहें तो दो भाग बनेंगे। एक क्या बनेगा? सस्पेंशन बनेगा। ठीक है, एक क्या बनेगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स क्या होगा? कोलाइड्स होंगे। क्या होंगे? कोलाइडल नेचर के होंगे। और दूसरा पार्ट क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन का होगा। ट्रू सॉल्यूशन होगा। ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? साइटोसॉल बोलेंगे। और जो कोलाइडल पार्ट होता है उसको हम लोग सेल का सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? इनएक्टिव पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म के पार्ट। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है एक्टिव पार्ट जो कि डायनेमिक होते हैं, वहां पर कुछ न कुछ सेल का बड़ा फंक्शन चलता रहता है, जैसे रेस्पिरेशन आपने सुना होगा। ठीक है, इस तरह के फंक्शन वहाँ पर प्रॉपर्ली लिविंग लाइफ को क्रिएट करने वाले जो प्रोसेस होते हैं वो इन सब जगहों पर चलते हैं। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ तो मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्या है? फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? जिससे लाइफ उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में आप तीन नाम विशेष रूप से जान लीजिए। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में सबसे पहला आपका है राइबोसोम। जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है।
दूसरा है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, इस साइटोस्केलेटन जो होता है सेल को शेप देता है, किस तरह के शेप में उसको रहना है, उस शेप को फिक्स करने का काम साइटोस्केलेटन करते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और तीसरा कंपोनेंट जो है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में, वो आपका है, एक हो गया राइबोसोम, दूसरा हो गया साइटोस्केलेटन, और तीसरा सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, विशेष रूप से जो आपकी सेल्स होती हैं एनिमल्स की, एनिमल सेल्स जितने भी होते हैं उन्हीं में विशेष रूप से पाया जाता है और लोअर क्लास के प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, सॉरी तीन सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल। ठीक है, ये कंपोनेंट किसका हो गया? एक्टिव पार्ट का, डायनेमिक पार्ट का, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में आप लोग कई नाम पहले भी सुने होंगे, तो उसमें सबसे पहले आप माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे नंबर पर आप क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।